नमस्कार, सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हो गया है 8 अगस्त, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। पाकिस्तान के खिलाफ यूएन ने बनाया एक्शन प्लान, अफगानिस्तान में तालिबान की मदद, इमरान खान को पड़ने वाला है बड़ा भारी। जी हाँ, दूसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। पाकिस्तान की सह पर कश्मीर में आर्टिकल 370 बहाली की पैरवी करेंगे 57 मुस्लिम देशों का संगठन OIC। जी हाँ, भारत ने निकाली भड़ास। तीसरी बड़ी अपडेट में बताएंगे 20 की गिरफ्तारी, 150 पर केस, मंदिर का काम शुरू हुआ है। भारत और सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद एक्शन में मजबूर हुआ पाकिस्तान। अगली अपडेट में बताएंगे 15 अगस्त पर तेज होगा देश को दहलाने की साजिश को लेकर राज्य जम्मू कश्मीर में जिंदा आतंकी धराया गया है। जी हाँ, बड़ी सेना की कामयाबी। इस बीच तालिबान की बहुत बड़ी जीत की खबर आ रही है। अफगानिस्तान सरकार के हाथ से छीन लिए 2 और अहम राज्य, पूरे अफगानिस्तान में लागू कर दिया है शरिया कानून। तो दोस्तों, एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे, लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंहतोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। से पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें फिलहाल पाकिस्तान के खिलाफ यूएन ने बनाया एक्शन प्लान। अफगानिस्तान में तालिबान की मदद, इमरान खान को पड़ने वाला है भारी। जी हाँ, अफगानिस्तान ने जहां तालिबान आतंकियों को जहां पाकिस्तानी मदद के सबूत सौंपे हैं, तो वहीं कई सदस्य देशों ने पाकिस्तान के खिलाफ कई कड़ी कार्रवाई की मांग उठाई है। इसी बीच भारत ने भी UNSC पाकिस्तान को आतंकियों की पनाहगार कहा है। संयुक्त राष्ट्र में अगस्त माह के लिए सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति ने कहा है कि आतंकवाद को पनाह देने वाले जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। त्रिमूर्ति ने परोक्ष रूप से पाकिस्तान का जिक्र करते हुए अफगानिस्तान में शांति कायम करने के लिए आतंकियों के पनाहगारों को तबाह किया जाएगा, सप्लाई चेन को तोड़ना चाहिए। सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष TS त्रिमूर्ति ने 15 सदस्यीय UNSC से कहा है कि वक्त आ गया है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय, खासतौर पर यह परिषद, स्थिति का जायजा ले और स्थायी एवं व्यापक संघर्ष विराम में मदद करने वाली कार्रवाई पर फैसला करे तथा हिंसा पर फौरन रोक लगाया जाना चाहिए, सुनिश्चित करें और लोग इस आतंक को बढ़ाने के जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। TS त्रिमूर्ति, आपको बता दें कि जबरदस्त हंगामा इस समय यूएन में मचा हुआ है। भारत की अध्यक्षता में यूएन में ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं। जैसे भारत में प्रधानमंत्री मोदी ताबड़तोड़ फैसले नहीं लेते हैं, ठीक उसी प्रकार से यूएन में भी ताबड़तोड़ फैसले लिए जा रहे हैं, जिसके बाद से न केवल पाकिस्तान बल्कि आतंकियों की भी नींद हराम हो गई है। चाइना भी बौखलाया है। अब ये लग रहा है कि भारत आखिर 1 महीने रहेगा, न जाने कौन कौन से प्लान लेकर आएगा यूएन में। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान की सह पर कश्मीर के मुद्दे को फिर से उठाएंगे OIC। 57 मुस्लिम देशों के संगठन 370 की बहाली को लेकर पैरवी कर रहा है। पाकिस्तान की सह पर इस्लामिक देशों का संगठन OIC एक बार फिर से कश्मीर मामले में हस्तक्षेप किया। कश्मीर में आर्टिकल 370 खात्मे के 2 साल पूरा होने के अवसर पर OIC ने बयान जारी करके कहा है कि 5 अगस्त 2019 को कश्मीर में उठाए गए कदमों को एक तरफा करार दिया है। इतना ही नहीं, OIC ने पाकिस्तान की भाषा बोलते हुए भारत सरकार से इस फैसले को पलटने का अनुरोध किया है, लेकिन आपको बता दें भारत ने भी करारा जवाब दिया है। दरअसल OIC ने कहा है कि इस्लामिक शिखर सम्मेलन और OIC विदेश मंत्रियों की परिषद के निर्णय और प्रस्तावों के अनुसार जम्मू कश्मीर के लोगों ने आत्मनिर्णय के अधिकार और वहां के लोगों के प्रति एकजुटता को दोहराया है। OIC के महासचिव कार्यकाल ने भारत पर कश्मीर में जनसांख्यिकी को परिवर्तन करने का आरोप भी लगाया है। OIC ने कश्मीर में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव के अनुसार कश्मीर मुद्दे को हल करने के प्रयास को बढ़ावा देने का भी आग्रह किया है। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 कश्मीर के संबंध में भारत ने मुंहतोड़ और करारा जवाब दिया है। भारत की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रिंदम बगाची ने कहा है कि फिलहाल हम तो OIC महासचिव पर जारी केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए एक अस्वीकार्य संदर्भ को स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं। OIC के पास केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और कश्मीर से संबंधित मामलों में कोई अधिकार नहीं है टिप्पणी करने का। ये भारत का आंतरिक मामला और इस तरीके से इस मामलों में किसी भी कीमत पर किसी भी देश की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट। हिंदू मंदिर तोड़कर मामला, पाकिस्तान में 50 लोग गिरफ्तार, मंदिर की मरम्मत का भी काम हुआ शुरू। जी हाँ, दरअसल पड़ोसी देश पाकिस्तान में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के लोगों के साथ कैसा व्यवहार होता है, ये तो पूरा भारत अच्छे से जानता है। वहाँ रोजाना किसी न किसी जुल्म का हिंदुओं को सामना करना पड़ रहा है। हाल ही में पाकिस्तान में मंदिर में तोड़फोड़ करने का मामला सामने आया था, जिनमें बहुसंख्यक लोग मंदिर में जमकर तोड़फोड़ कर रहे थे और लाठी डंडों से मंदिर में भगवान की मूर्तियों को नुकसान पहुंचाया था। इस मामले में 50
50 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 150 से अधिक लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। पाकिस्तान की राजधानी लाहौर में 590 किलोमीटर दूर रहीम यार खार के जिले में गणेश मंदिर तोड़फोड़ का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया था। इसके बाद पाकिस्तान को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद पुलिस ने बड़ी बातें और एक्शन लेते हुए कड़ी कार्रवाई भी की है। इस पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी ने बताया है कि हमले में शामिल हर संदिग्ध को गिरफ्तार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार मंदिर की मरम्मत का काम भी तेजी के साथ शुरू हो गया है। और इधर पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बुज़दार ने ट्वीट करते हुए बताया है कि फिलहाल रहीम यार खान के एक मंदिर के एक शर्मनाक तोड़फोड़ की घटना में वीडियो फुटेज के बाद अब 50 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। तो भारत भी कड़ी प्रतिक्रिया दिया था। अगले अपडेट 15 अगस्त पर देश को दहलाने की साजिश का खुलेगा राज। जम्मू कश्मीर में जिंदा आतंकी धराया गया एक हुआ ढेर। जी हाँ, जम्मू कश्मीर के बड़गाल जिले में शनिवार को अहले सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया है। वहीं सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के एक जिंदा आतंकी को पकड़ लिया है। वैसे कई राज खुलने की भी उम्मीद है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने यह जानकारी दी है। पुलिस के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया है कि फिलहाल मारे गए आतंकियों की पहचान अभी तक नहीं हो पाई है और ने कहा कि आतंकवादियों के छिपे होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद सुरक्षा बलों ने बडगाम जिले के मोचुआ इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था और इसके बाद कई एक तरीके से आतंकियों की ताबड़तोड़ गिरफ्तारी हो रही है। अगली अपडेट लेते हैं। तालिबान की बहुत बड़ी जीत की खबर। जी, अफगानिस्तान सरकार के हाथ से छीन लिए 2 और अहम राज्य। अफगानिस्तान में तालिबान को बहुत बड़ी जीत मिलने की खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर अल जजीरा ने तालिबान के हवाले से दावा किया है कि तालिबान ने अफगानिस्तान के 2 बड़े प्रांतों की राजधानी पर कब्जा कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबान ने निमरूज प्रांत और हेलमंद प्रांत को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं निमरूज की राजधानी सरान शहर पर भी नियंत्रण स्थापित कर लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 2001 में अफगानिस्तान की सत्ता से बेदखल हो जाने के बाद ये पहला मौका है जब तालिबान ने किसी प्रांत की राजधानी पर नियंत्रण स्थापित कर लिया है। इतना ही नहीं, तालिबानियों ने अपना नया कानून भी लगा दिया। और आपको बता दें कि तालिबानियों ने प्रदेश देश भर के तमाम तरीके से शरिया कानून भी लगा दिया है और लड़ाकों को अपने आदेश दे दिया है कि जो 12 साल से ज़्यादा उम्र की लड़कियां हैं उनको ले जा सकते हैं। तो शरिया कानून लगाने के बाद पूरी तरीके से हालात बेकाबू है। तालिबान में कहीं ना कहीं एक तरीके से काला अध्याय बन चुका है। लड़कियों के लिए काल बन चुका है ये तालिबान, क्योंकि जिस तरीके से वहाँ पर आतंकियों का होड़ मचा हुआ है एक दूसरे पर, तो ये अपने आप में खतरनाक साबित हो रहा है। अफगानिस्तान से नई दिल्ली पहुंची खुफिया रिपोर्ट में साफ लिखा गया है कि तालिबान ने अब लड़कियों के साथ जुल्म की हर हद को पार कर दिया है। तालिबान ने बदख्खा, तखर और गजनी प्रांत में 12 साल की उम्र की लड़कियों और विधवाओं के लिए फतवा जारी कर दिया है। फतवे में कहा गया है कि फिलहाल तालिबान के लड़ाके जब चाहें अपनी मर्जी से 12 साल की उम्र की लड़कियों और विधवा महिलाओं को ले जा सकते हैं। यानी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कट्टरपंथी आतंक उन छोटी बच्चियों के साथ किस तरह की हैरवानियत कर रहे होंगे। और रिपोर्ट्स के मुताबिक तालिबानी आतंकी घर घर तलाशी अभियान चलाकर सुरक्षा बलों के परिवार वालों को निशाना बना रहे हैं और उनकी संपत्तियों को भी लूट रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में तालिबान के साथ कई देश और विदेशी आतंकी संगठन आ गए हैं। अगले अपडेट, वायुसेना प्रमुख ने इजरायल में F-15 विमान में उड़ान भरी, द्विपक्षीय सैन्य सहयोग पर की गई है चर्चा। जी हाँ, दरअसल भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने गुरुवार को इजरायल में F-15 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी है। उन्होंने द्विपक्षीय सैन्य सहयोग को और बढ़ावा देने के लिए अपने इजरायली समकक्ष मेजर जनरल अमीकम नारकिंग के साथ व्यापक वार्ता भी की है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी है। एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया संयुक्त अरब अमीरात से 3 दिवसीय यात्रा पर मंगलवार को इजरायल पहुंचे हुए थे। भारतीय वायुसेना ने शुक्रवार को एयर चीफ मार्शल भदौरिया की इजरायली यात्रा को दोनों देशों की वायुसेनाओं के बीच सहयोग के एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया है। वायुसेना ने कहा है कि दोनों पक्षों ने भविष्य के लिए द्विपक्षीय जुड़ाव और बहुविषयक पेशेवर आदान प्रदान के लिए साझा दृष्टिकोण की पुष्टि की है। उसने कहा है कि वायुसेना प्रमुख ने इजरायली वायुसेना के कमांडर के साथ F-15 लड़ाकू विमान में उड़ान भरी और एयर चीफ मार्शल भदौरिया ने मेजर जनरल नाकाम के साथ बात की। हम चलते हैं अगली खबर ले लेते हैं। तो दोस्तों, लंदन में खतरे की घंटी प्रतिबंधों में ढील के बाद वैक्सीनेटेड लोग भी डेल्टा के संक्रमित। ब्रिटेन में सैकड़ों की संख्या में वैक्सीनेशन लोग खतरनाक डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने अपने कोविड-19 अपडेट में कहा है कि इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है वो लोग भी डेल्टा वेरिएंट से संक्रमित हो रहे हैं। संस्था ने चेतावनी दी है कि वैक्सीनेटेड लोगों ने भी डेल्टा वेरिएंट उन्हीं लोगों की तरह तेज़ी से फैला सकते हैं जिन्हें अभी तक वैक्सीन नहीं मिली है। आपको बता दें
प्रतिबंधों में ढील के बाद ब्रिटेन के अलग अलग हिस्सों में डेल्टा वेरिएंट तेजी से फैल रहा है। पब्लिक हेल्थ इंग्लैंड ने कहा है कि 19 जुलाई से 2 अगस्त तक डेल्टा से संक्रमित होकर हॉस्पिटल में भर्ती होने वाले 1467 लोगों में से 551% मरीजों ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। उधर 512 लोग कहे 34% लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी थी। गौरतलब है कि 19 जुलाई को इंग्लैंड में लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील दी गई थी। ब्रिटेन में अभी लोगों के वैक्सीनेशन के लिए एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर वैक्सीन इस्तेमाल किया जा रहा है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है। भारत को गौरवान्वित करने की बात जी आपको बता दें, भारत ने रचा इतिहास। नीरज चोपड़ा ने दिलाया भारत को ओलंपिक एथलेटिक्स में पहला मेडल। जी हाँ, दरअसल स्टार जेवलिन थ्रोवर नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में अद्भुत प्रदर्शन करते इतिहास रच दिया है। शनिवार को फाइनल मुकाबले में चोपड़ा ने दूसरे प्रयास में ही 87.58 मीटर का बेस्ट थ्रो करके स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया है। जी हाँ, स्वर्ण पदक इतिहास रच दिया जीतने वाले। इसके साथ ही नीरज ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। साथ ही वो ओलंपिक के व्यक्तिगत स्पर्धा में स्वर्ण जीतने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं। इससे पहले अभिनव बिंद्रा ने बीजिंग ओलंपिक 2008 के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में पीला तमगा अपने नाम भी किया था। आपको बता दें कि टोक्यो खेलों में भारत का ये 7वां पदक है। इससे पहले कुश्ती में बजरंग पुनिया ने भी कांस्य पदक दिलाया था। पहलवान रवि दहिया और भरोत्तन में भी मीराबाई चानू ने भी रजत पदक पर कब्जा किया। भारतीय पुरस्कार हॉकी टीम कांस्य पदक जीता। बैडमिंटन में भी पीवी सिंधु और बॉक्सर लोलिना वेरगोहेन का भी नाम कांस्य पदक जीता है। तो दोस्तों भारत का डंका इस समय दुनिया भर में बज रहा है। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों आपको बता दें, दिल्ली में हज हाउस बनाने पर 360 खाप पंचायतों ने जताया विरोध, बीजेपी ने साथ दिया। जी हाँ, दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने द्वारका सेक्टर 22 में प्रस्तावित हज हाउस का विरोध किया है। बीजेपी ने कहा है कि उसे 360 खाप पंचायतों की इच्छा के खिलाफ बनाया गया था। बीजेपी ने हज हाउस की ज़मीन पर हॉस्टल या स्कूल की मांग की है, जिसे अभी तक सार्वजनिक उपयोग के लिए नहीं खोला गया है। सेक्टर 22 में बनने वाला हज हाउस को लेकर 360 खापों ने विरोध जताया है। दिल्ली बीजेपी ने खाप पंचायतों का साथ देते हुए हज हाउस को पूरी तरीके से लोगों की भावनाओं के खिलाफ बताया है। बीजेपी ने दिल्ली सरकार पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा है कि वक्फ बोर्ड की खाली पड़ी जमीनों पर दिल्ली सरकार हज हाउस बनाए। दिल्ली बीजेपी चीफ आदेश गुप्ता ने शुक्रवार को कहा है कि दिल्ली में तमाम वक्फ बोर्ड की जमीनें पड़ी हुई हैं और हज हाउस वहां बनाया जाए। अगली अपडेट, बिहार में मंदिरों की जमीन होगी देवता के नाम, सरकार की ओर से कराया जा रहा है सर्वेक्षण। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, बिहार में मंदिरों और मठों के नाम प्रदान की गई जमीन मंदिरों को ही देवी देवताओं के नाम पर बनाने की तैयारी चल रही है। जमीन का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष का न होकर अब देवताओं के नाम पर ही होगा। इसके लिए बिहार सरकार के विधि विभाग की ओर से सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। फिलहाल राज्य के 38 में से 20 जिलों में सर्वेक्षण शुरू कर दिया गया है। इसके तहत मंदिर और मठों के नाम, दान में दे दी गई जमीन की पहचान कर जानकारी इकट्ठा की जाएगी और फिर उसका स्वामित्व मंदिरों के देवता के ही नाम कर दिया जाएगा। इस संबंध में बिहार सरकार के विधि मंत्री प्रमोद कुमार ने बताया है कि सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कहना है कि भूमि सर्वेक्षण कराइए। ऐसे में राज्य के 38 में से 20 जिलों में भूमि सर्वेक्षण का काम चल रहा है। तो ये भी एक अनोखी मामला। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें दोस्तों, फिलहाल चीन और पाकिस्तान के साथ सैन्य अभ्यास करेगा भारत। दरअसल चाइना और पाकिस्तान की ओर से अपनी सीमाओं पर संभावित खतरे को विफल करने के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। इसी बीच भारत के जवान उन देशों के सैनिकों के साथ रूस में शंघाई सहयोग संगठन SCO के एक बड़े आतंकवाद विरोधी अभ्यास में भाग लेने के तैयार हैं। दरअसल चाइना और पाकिस्तान के साथ इस सैन्य अभ्यास का उद्देश्य आतंकवाद और उग्रवाद के बढ़ते खतरे से निपटने का भी है। आपको बता दें कि SCO पहले हिस्से के रूप में था। सदस्य राष्ट्रों को शांति मिलन अभ्यास आयोजित किया गया था। पीस मिशन 2021 सदस्य देशों का एक आतंकवाद विरोधी कमांड स्टाफ अभ्यास है। तो ये एक बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों इस तरीके से हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको तालिबान से लड़ने के लिए महिला गवर्नर की फौज बनाई गई है। जी हाँ, दरअसल पिकअप की फ्रंट सीट पर सलीमा माजरी मजबूती से बैठी हैं। उत्तरी अफगानिस्तान के ग्रामीण इलाकों में गुजरती उनकी गाड़ी की छत पर लगे लाउडस्पीकर में एक मशहूर स्थानीय गाना बज रहा है।
पुरुष प्रधान अफगानिस्तान के एक ज़िले की महिला गवर्नर माजरी तालिबान से लड़ने के लिए मर्दों की फ़ौज जुटाने निकली हैं। गाड़ी पर गाना बज रहा है, मेरे वतन मैं अपनी ज़िंदगी तुझ पर कुर्बान कर दूंगा। इन दिनों सलीमा अपने इलाके के लोगों से यही करने की बात कर रही हैं और एक तरीके से युवाओं का समर्थन मांग रही हैं ताकि तालिबानियों से लड़ा जा सके। महिलाओं को लेकर जिस तरीके से अत्याचार बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से एक से बढ़ के एक कानून निकाले जा रहे हैं, उसके बाद से महिलाएं भी अब एकजुट हो चुकी हैं। तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और पूरे अफगानिस्तान में ये चीज़ें चल रही हैं। अगली अपडेट लेते हैं तो दोस्तों, सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश एंड कंपनी खास करके तमाम लोगों को मुंहतोड़ और करारा जवाब दे दिया है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को सीएम योगी आदित्यनाथ ने करारा जवाब दिया। अखिलेश प्रियंका से लेकर टिकैत तक सीएम योगी ने विपक्षियों को अपने अंदाज में करारा जवाब दिया है। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश पर चलाए गए बाण सीएम योगी ने न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए कहा है, अखिलेश यानी मुलायम को अब्बा जान बता दिया था। उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव अपने अब्बा जान से जब इस बात को जानना चाह रहे थे कि आप क्या कर रहे हैं, तो इस तरीके से उन्होंने भव्य राम मंदिर पे और ख़ास करके कार सेवकों पे जब गोलियां उनके अब्बा जान ने चलाई थी, तो इस चीज़ को पूरा प्रदेश जानता है। इसके साथ ही विकास दुबे एनकाउंटर को लेकर भी इस समय समाजवादी पार्टी खूब जोड़ तोड़ से जुटी हुई है। इसको करारा जवाब देते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि विकास दुबे ने जिनको मारा था पूर्व राज्य मंत्री शुक्ला थे। इसके साथ ही जो सीईओ की हत्या की थी वो भी मिश्रा थे। तमाम ब्राह्मणों की हत्याएं इसने की थी। क्या इस बार